बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट 15 क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 3 डिस्कस कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले क्वेश्चन नंबर 3.15 पे हम लोग वापस जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना बेसिकली वैसे कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप लोग वैल्यूज को कैलकुलेटर में पुट करते हो ना तो आप लोग कर देते हो मिस्टेक, और वो वैल्यूज गलत पुट करने की वजह से इसका आंसर गलत हो जाता है। अच्छा, अब सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना होता है कि सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज फाइंड करना हो ना। एक तो चाहिए हमें फर्स्ट काम, और वो सीरीज में गिवन है, वो हमारे पास है 1/1.1। ये हमारी फर्स्ट टर्म है। उसके बाद देखें, मुझे चाहिए आर की वैल्यू। अब सबसे पहले आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब आर की वैल्यू क्या होती है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म आर की वैल्यू है। तो हम लोग करेंगे सबसे पहले कि हम लोग अपने पास ये देखें, ये सेकंड टर्म 1.1 का स्क्वायर, ये सेकंड टर्म आ गई, सबको क्लियर? इसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे ना डिवीजन का साइन लगाओ, डिवाइड कर दो फर्स्ट टर्म से। अब आके फर्स्ट टर्म लिख लो, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 एंड आंसर इज 10/11। भाई नहीं सोचने की जरूरत कि क्या आ रहा है, सिंपली अपने पास जाके लिख दो r इज इक्वल टू 10/11। अच्छा, फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा? फार्मूला हमारे पास बनेगा 1/1.1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10/11। ओके। अच्छा, यहां तक भी बच्चा पहुंच जाता है, लेकिन जब कैलकुलेटर में जाके पुट करते हैं ना तो गलत पुट कर देते हैं, आंसर गलत हो जाता है। अच्छा, क्या मिस्टेक क्या कर रहा है स्टूडेंट? वो ये वाली मिस्टेक है। ये देखें, सबसे पहले जाते हैं, फ्रैक्शन को ऑन कर लेते हैं। जैसे ही आप ये फर्स्ट फ्रैक्शन ऑन करते हो ना तो कैलकुलेटर के माइंड में चला गया है कि ऊपर न्यूमरेटर है और नीचे डिनोमिनेटर है, होता भी इसी तरह से है। अब भाई आपके न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, उसको अलग से ऑन करो। क्या? अगर न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है उसको अलग से ऑन करो। आप लोग पता है क्या कर रहे हो कि आप यहाँ पे 1, फिर इसके डिनोमिनेटर में आके 1.1 लिख देते हो और फिर जाके फ्रैक्शन ऑन कर देते हो। फिर से क्वेश्चन गलत हो गया तुम्हारा। अब कैलकुलेटर की नजर में न्यूमरेटर सिर्फ 1 है, जबकि सिर्फ 1 तो था ही नहीं, 1/1.1, और उसने 1.1 को डिनोमिनेटर कंसीडर किया और डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर को उसने जाकर 1.1 कंसीडर कर दिया। तो सारा क्वेश्चन गलत ही होना है तुम लोगों से। अब क्या करना होता है हम लोगों ने, मेन फ्रैक्शन ऑन करो। क्या भाई मेरे पास फ्रैक्शन है, अब न्यूमरेटर में क्या है मैंने उसे बताया 1। अब इस 1 का डिनोमिनेटर था, मैंने दोबारा से फ्रैक्शन प्रेस की। अब ये 1 का डिनोमिनेटर आ रहा है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नहीं आ रहा। ऑलराइट, यहां पे जाके लिखो 1.1। अब मेरा न्यूमरेटर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आऊंगा इसके डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आकर 1 माइनस, अब मुझे फिर से फ्रैक्शन चाहिए, फ्रैक्शन ऑन की 10/11 इज इक्वल टू, अब आंसर ठीक है। अब कोई भी ट्राई कर ले इस तरह से, हर किसी की बात 10 नहीं आंसर आएगा। ओके, थोड़ा सा सब्र कर लिया करो। यही रीजन है कि जब मैं कहता हूं ना कि ये जरा कैलकुलेटर पे सॉल्व करना, और आप लोग सुकून से बैठे होते हो क्योंकि कहीं हमें सर्दी ना लग जाए, हमारे हाथ गर्म हुए पड़े हैं, तो वो बाद में इस तरह का अंजाम होता है कि आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे होते। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें अब हम। चलें, शाबाश, गुड। The first term of an arithmetic progression is 14. The first term, it means that a की value in arithmetic progression आपको बता दी, and the sum of the first, अब ये आपके पास n की वैल्यू भी आ गई, n की वैल्यू 5 है हमारे पास, and the first 10 terms, अब ये n2 की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई, और इक्वल
मतलब वो ये नहीं कह रहा कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एस एन, जो हम लोग लिखते थे एन की जगह पे 5 एन 10 आ गया। कहता है आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। भाई अगर ये 50 है ना पहले वाला, तो दूसरे वाला भी 50 ही है, ओके, बट अपोजिट इन साइन। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। द थर्ड टर्म ऑफ द एपी इज, तो ये लो भाई, इस तरह से बात कर रहा था कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल हैं। फर्स्ट टर्म अगर 14 हो तो बताओ कि इसकी थर्ड टर्म क्या होगी। अब अगर सिर्फ मुझसे थर्ड टर्म पूछता ना, तो मुझे क्या चीजों की जरूरत थी। थर्ड टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 की जगह पे इसको सॉल्व कर लिया करो ना। 3 - 1 इज इक्वल टू 2d, ये जाके बताया करो। अब जब भी आप लोगों के पास इस तरह की टर्म आ जाए ना कि फिफ्थ टर्म इज, तो आप लोगों ने समझ लेना a प्लस 4d। इसी तरह आपसे कहते हैं द 10th टर्म इज a प्लस 9d। ऑलराइट। अच्छा, अब सेकंड टर्म मैंने बताना, थर्ड टर्म मैंने बतानी है। तो थर्ड टर्म का फार्मूला क्या है? a प्लस, अब a की वैल्यू भी है, 2 की जगह पे 2 आ जाएगा, मुझे डिफरेंस चाहिए। ऑलराइट, डिफरेंस के लिए ये वाले फार्मूलाज अप्लाई हैं। अब मैंने क्या करना है? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, इसका फार्मूला क्या बनेगा? अब जरा गौर कीजिएगा, गौर करें। क्या मेरे पास लास्ट टर्म है? नहीं, मेरे पास लास्ट टर्म नहीं है। मेरे पास n की वैल्यू भी है, मेरे पास a की वैल्यू भी है। अगर वो मुझे कहता ना कि भाई लास्ट टर्म क्या होगी, तो मैं l वाला फार्मूला यूज कर सकता था। लेकिन आप खुद सोचें, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स के लिए लास्ट टर्म कुछ और होगी, एंड सम ऑफ 10 टर्म्स के लिए लास्ट टर्म कुछ और होगी। ऐसा नहीं है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म में तो हम फिफ्थ टर्म तक जाएंगे। और क्या ये पॉसिबल है कि फिफ्थ टर्म और 10th टर्म एक दूसरे के इक्वल हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, वो दोनों चेंज होंगी। तो इस वजह से लास्ट टर्म वाला फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। हाँ, चाहे फर्स्ट 5 टर्म्स हैं या चाहे फर्स्ट 10 टर्म्स हैं, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो कॉमन डिफरेंस वाला फार्मूला जाके यूज करेंगे। अब n की वैल्यू है पड़ी, n की जगह पे वो वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू भी है, उसकी जगह पे भी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ही ऐसी वैल्यू होगी जो हमें यहां से मिल जाएगी। अब इसको कैसे सम फाइंड करेंगे हम लोग? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, एक तो इसके साथ नेगेटिव का साइन लगा दो, किसी एक के साथ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब n/2, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स के लिए n/2 क्या करेंगे हम लोग? 5/2 इंटू 2a। 2a की वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास? अच्छा, ये जहां पर कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो ना, तो वहां पे कैलकुलेट करके लिख लिया करो। आपके कैलकुलेटर के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाती है, फिर वो जरा क्विकली आपको आंसर कर रहा होता है, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम ले जाएगा फिर। तो कोशिश करें, जैसे 2 इंटू 14 इज इक्वल टू, तो 28 जाके पुट करते हैं। ऑलराइट, इसी तरह जहां पे आता है ना n-1, मतलब 5-1 ना करो, क्या आपको नहीं पता 5-1 क्या होता है? तो यहां पर आकर 4 लिख दो। 2a प्लस n-1 4t, तो ये आ गया आपके पास सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। ये बात समझ आ गई? अच्छा, इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, क्या आएगा फार्मूला? 10/2 मतलब 5 आप लोग लिख सकते थे, इंटू 28 2a प्लस 90। अब ये जाकर अपने जरा कैलकुलेटर को बताते हैं, और यहां से हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी -5/2 इंटू 28 प्लस 4, डी की जगह पर x इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5 इंटू 28 प्लस 9d, एंड द आंसर। अच्छा, ये मेरा प्रीवियस कोई सॉल्यूशन है, शिफ्ट सॉल्व जैसे ही करोगे कोई प्रीवियस आंसर आपके पास आएगा, इज इक्वल टू
अब ये मेरा इस टाइम का आंसर है, ऐसे ही आ रहा है आपके पास। अच्छा ये देखो, ये मैंने क्या किया, ऐसे आंसर आया। बात सुन लेना, बाद में फिर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। या हमने दाएं बाएं वालों से पूछना है। चलो फिर सामने देखो, जैसे ही आपके पास ये आंसर आता है ना, तो बड़ा अजीब और गरीब सा आंसर आ जाता है। राउंडिंग ऑफ करोगे तो सोल्यूशन में भी थोड़ा बहुत भी फर्क आएगा। पर आप अगर आप चाहो तो -3.82 जाके लिख सकते हो, लेकिन आपके सोल्यूशन में भी थोड़ी बहुत भी डेविएशन होगी। अब आपने क्या करना है, एक मरतबा इक्वल टू प्रेस करो, तो ये सोल्यूशन आ जाएगा लास्ट लाइन में। पहले देखो मिडिल लाइन में था, मैंने एक मरतबा इक्वल टू प्रेस किया, सोल्यूशन आ गया लास्ट टाइम में। अब आकर डेल के ऊपर ये जो एस डी की है ना, ये प्रेस कर दो, तो ये आपका सोल्यूशन फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। और यहां से सिंपली फ्रैक्शन उठा लो। ऑलराइट, कैलकुलेटर को भी फ्रैक्शन ही जाके बता देंगे, तो हमारा सोल्यूशन इजीली तैयार हो जाएगा। तो हमें डी की क्या वैल्यू मिली? अगर सपोज अब हमसे डी पूछा जाता, अक्सर ऐसा होगा कि आपको ऐसा डाटा प्रोवाइड करके आपसे कहेंगे फाइंड द कॉमन डिफरेंस, बस आ गए हमारे पास आंसर, हम जाकर उसे बता देंगे। द कॉमन डिफरेंस इज -42/11। अब यहां पर हम लोग लिख देंगे -42/11। अब चाहे थर्ड टर्म पूछे, फिफ्थ पूछे, 100 टर्म पूछे, कोई मसले वाली बात नहीं है। द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स पूछ ले, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स पूछ ले, 20 टर्म्स पूछ ले, मेरे पास सारा डाटा मौजूद है। मेरे पास ए की वैल्यू भी है, एन की वैल्यू वो खुद बता देगा, मेरे पास डी की वैल्यू आ चुकी है। अब कोई भी वैल्यू अगर पूछना चाहे, इजीली हम उसे बता दें। बात क्लियर? तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, कैलकुलेटर में ए की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 14 + 2 इंटू, अब ये डी की वैल्यू नेगेटिव में थी, -42/11। अब ये जाके इसकी ब्रैकेट को क्लोज किया, एंड द आंसर इज 70/11। ये मेरे पास आंसर आ गया। अब बेसिकली आंसर बिल्कुल ठीक है, 70/11, लेकिन क्या है कि इन्होंने ना इसको इस फॉर्म में रखा हुआ है। अब ये तो कंफर्म हो गया कि ये आंसर नहीं, 6 तो नहीं है एटलीस्ट, है ना। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा है। तो यहां पर अगर आप देखें, तो जब फ्रैक्शन इस फॉर्म में होती है, तो इसके लिए देखो 6 और 11 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 11 × 6 इज इक्वल टू +4, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है, इनके प्रोडक्ट में ऐड करना है, ये न्यूमरेटर। तो आंसर क्या बन गया? 70/, तो मेरे पास भी तो यही था। ओके हो गई बात। अच्छा अब यहां पर देखें, ये वाली फ्रैक्शन ना यहां पे मौजूद है, शिफ्ट और ये रही शिफ्ट, और साथ में फ्रैक्शन की प्रेस कर दो, तो इसके ऊपर देखो ना येलो से कलर में ये 3 बॉक्सेस वाली फ्रैक्शन मौजूद है। आप लोग आया करो इधर, इधर से देखो 6 इंटू 6/4/11 इज इक्वल टू, ये देखो मैच कर गया, और इसको जाके हम लोग टिक कर देंगे। एनी प्रॉब्लम? तो ऑप्शन में ना अक्सर ऐसा होता है कि आपकी कैलकुलेटर में जो रिजल्ट आ रहा है ना, ऑप्शन में सेम वैसा रिजल्ट नहीं है। तो बच्चा समझता है नन ऑफ दीज, भंग पी हुई होती है ना सबने, तो वो क्या देखते हैं, ओ 70 पहले तो कहीं भी हमें नहीं नजर आया, नन ऑफ दीज, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई थोड़ा सा आपने देखना है कि जो ऑप्शन गिवन है, अगर हम उनको सॉल्व करें तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ सकता है। ऑलराइट, किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.17, the first and last term of an APR, the first term is minus A की वैल्यू मिल गई, the last term is 146, L की वैल्यू मिल गई, the sum of the terms is 7171, the number of terms is, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। अब जब फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स के साथ लास्ट टर्म गिवन है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने सम का फर्स्ट फार्मूला ही अप्लाई करना है, इसके सेकंड फार्मूले पे अब जाने की जरूरत नहीं है हमें। अगर सेकंड फार्मूले में चले जाएं तो नंबर ऑफ टर्म्स भी मिसिंग और कॉमन डिफरेंस भी मिसिंग, क्वेश्चन ने सॉल्व ही नहीं होना।
अब सिंपली अब ऐसा सिचुएशन है ना, तो देखो भाई, ये हम लोगों ने सम की वैल्यू लिखी 7 1 7 1 इज इक्वल टू, अच्छा इसके बाद n/2 जो हमारे पास नहीं था, इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अच्छा ये इज इक्वल टू ऐसे प्रेस करोगे तो एरर आ जाता है, क्योंकि इक्वेशन थी ना, तो कैलकुलेटर ने ऐसे नहीं सॉल्व। अब ऐसा ना हो कि जज्बाती होकर एसी की प्रेस कर दो। अक्सर आप में से ऐसे बेवकूफ बैठे हुए होते हैं कि सपोज ऐसा आ गया ना, भाग के एसी की प्रेस कर देते हैं जैसे कोई करंट लगने वाला है। भाई एक नजर देखो, उसने कहा है कि भाई अगर आप वापसी जाना चाह, कैंसिल करना है तो एसी प्रेस कर दो, लेकिन अगर आप वापस जाना चाह रहे हो उस इक्वेशन पे तो लेफ्ट या राइट एरो प्रेस कर दो। तो भाई इसमें से कोई एक ही प्रेस कर दो, तो आप अपनी इक्वेशन पर वापसी आ जाते हैं। और फिर ये कर्सर वहीं पे मौजूद होगा जहां पर एरर होगा, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है कि मैंने एरर किया कहां पर है। अब जैसे कर्सर मेरा कहां पे मौजूद है, इक्वल टू के साइन के साथ, तो कहते हैं भाई इक्वल टू के पहले वाली वैल्यू या तो खत्म कर दो, अदरवाइज ये इक्वेशन है तो मुझे सॉल्व करने की इंस्ट्रक्शन दे दो। तो अब देखो मैंने इसको सॉल्व करने की इंस्ट्रक्शन दी, तो वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 101, तो जो आपके पास ये टिक कर दिया 101। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह। अच्छा नेक्स्ट वन, आप लोगों को ना एक किस्म की उसने स्टेटमेंट सी बना के देनी होती है, एक आप लोगों को स्टोरी क्रिएट करके देगा और आपने उसको सोल्यूशन बताना होगा। और ये स्टोरीज ना बड़ी मजेदार सी स्टोरीज हैं। अब जैसे कहता है, इफ यू सेव 1 पैसा टूडे, 2 पैसा द नेक्स्ट डे, मतलब सेकेंड डे, एंड अच्छा इधर तक नहीं पता चला कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक, लेकिन जैसे ही उसने कहा ना एंड 4 पैसा इन सक्सीडिंग डे, मतलब उसके बाद आने वाला दिन, परसों, उसको वो कह रहे सक्सीडिंग डे। जब सेकंड डे के बाद जो थर्ड डे आ रहा है उस पे 4 पैसा, तो अब मुझे पता चला कि जो मेरी प्रोग्रेशन है 1 2 4, तो उसके बाद 8, उसके बाद 16। ऑल राइट, अच्छा अब ऐसे चलें तो कहता है देन योर टोटल सेविंग इन 2 वीक्स विल बी, तो 2 वीक्स में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं भाई, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 2 वीक्स में 14, तो एन की वैल्यू का यहां से पता चल गया 2 वीक से। ऑलराइट, फर्स्ट टर्म का पता चल गया, लेकिन यहां पर कॉमन डिफरेंस नहीं है, जहां पर हमारे पास कॉमन रेशो है, और कॉमन रेशो की वैल्यू क्या है 2/1 इज इक्वल टू 2, तो आर की वैल्यू मेरे पास 2 आएगी। ऑलराइट, अच्छा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आर की वैल्यू 2 ग्रेटर देन 1, तो सम फाइंड करने का फार्मूला कौन सा मैंने अप्लाई करना है, फर्स्ट टर्म इनटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, इसको जाके सॉल्व कर लेंगे हम लोग। अच्छा देखो 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो नीचे वाला फ्रैक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, बात समझ आई है मेरी। अच्छा अब 1 भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली 2 रेज टू पावर 14 माइनस 1 इज इक्वल टू, एंड द आंसर इज 163 अब देखिए मैंने 1 2 4 को लिया, तो ये क्या थे पैसा, जबकि आंसर किन में है, तो पैसों को, अब ये जो है ना 163.83 पैसा है, क्या आपके पास एट द एंड ऑफ 14th डे 163.83 पैसे मौजूद होंगे। तो अगर इनको रुपीज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा, डिवाइडेड बाय 100। अगर 100 पैसे हो तो 1 रुपी बनता है, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 100 कर दो। तो जैसे ही डिवाइडेड बाय 100 किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 163.83। गॉट इट, बात क्लियर। अच्छा अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा जैसे ये क्या मजाक है यार, मैं 1 पैसा 2 पैसा 4 पैसा 8 पैसा मैं ये जमा करता रहूंगा। इवन क्या 14th डे पर भी गए हैं ना, तो आपके पास इन टोटल 163.83 रुपीज कलेक्ट हुए हैं। आपको लगेगा जैसे मजाक चल रहा है, ये तो बच्चों वाला काम है।
लेकिन ये बच्चों वाला काम नहीं था। बेसिकली बचपन की एक स्टोरी है कि एक बादशाह और उसका एक गुलाम ने ना चेस की गेम लगाई थी, और वहां पर उन्होंने शर्त लगा दी कि भाई जो जीतेगा उसके लिए कोई ना कोई इनाम था। बादशाह वो गेम हार गया, तो जो गुलाम था ना उससे कहा गया हाँ जी मांगो, क्या मांगते हो। अब बादशाह को तो ये था हीरे जवाहरात पैसे ऐसा कुछ मांगेगा मुझसे तो मैं इसको दे दूंगा, इवन के सल्तनत भी मांगेगा तो आधी सल्तनत दे दूंगा। उसने कहा क्या, उसने कहा कि मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। मुझे ना जैसी ये चेस रखी हुई है ना, चेस में ना वो बॉक्सेस से बने हुए हैं, आपको पता है ना, चेस में बॉक्सेस बने हुए हैं, 8 8 की साइड होती है, वहीं टोटल 64 बॉक्सेस होते हैं उसमें, ऐसे ही है ना। अच्छा अब देखो उसने कहा कि भाई आप ऐसा करो, डेली बेसिस पे फर्स्ट डे एक चावल का दाना एक बॉक्स पे रख के मुझे दे दे, सेकंड डे दो, मतलब हर दिन जितने आज चावल के दाने दे रहे हो ना, बोरियां भी नहीं, दाने दे रहे हो ना, अगले दिन उसका डबल करके मुझे दे देना, और ये लास्ट बॉक्स तक उतने दिन तक तुमने मुझे चावल के दाने देते रहना है। लोगों ने कहा क्या बेवकूफ, लोगों ने भी यही समझा ये क्या मांग लिया इसने, क्या बेवकूफ आदमी है। अब जब वो कैलकुलेशन स्टार्ट हुई ना, स्टार्ट में तो ये काम बड़ा इजी इजी लग रहा था, 1 2 4 8 16 32 दाने ऑफ राइस देने थे। लेकिन जब उन्होंने क्रॉस किया ना 40 50 को, लग पता गया कि उस टाइम पर उनसे कैलकुलेशंस नहीं हुई कि अगले दिन हमने दाने देने कितने हैं, और उसकी पूरी सल्तनत लुट गई। लेकिन वो चेस के दानों को कंप्लीट नहीं कर पाया। ये इतनी ह्यूज अमाउंट बन जाती है, जैसे स्टार्ट में ऐसा लग रहा होता है जैसे इट्स नथिंग, पैसे देना कौन सी कोई बड़ी बात है, लेकिन जैसे ही आप इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करते हो ना, तो ये बहुत डिफिकल्ट इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन थी कि उस टाइम के मैथमेटिशियन जवाब दे गए कि हम नहीं काउंट कर पा रहे कि आपने अगले दिन देने कितने हैं इसको दाने। ओके, तो मतलब ये कोई आम चीज नहीं है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन थी, जो आज आपके लिए बहुत इजी हो चुकी हैं कि आप लोगों ने जाकर ऐसे कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A person is employed in a company at rupees 3000 per month, and he would get an increase of rupees 100 per year in his monthly salary। अच्छा ये देखो, जो सैलरी में इंक्रीज होता है वो हमेशा एट द एंड ऑफ ईयर होता है, एंड ऑफ मंथ नहीं होता। मतलब अगर आज के और मंथ जो सैलरी मिलती है वो पर मंथ की बेसिस पे मिलती है, पर एनम की बेसिस पे नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि मुझे जनवरी की सैलरी मिली 3000 रुपीज, तो फैब की होगी 3100, मार्च की होगी 3200, ऐसा नहीं है भाई। जनवरी से दिसंबर तक मुझे 3000 ही मिलेगा, लेकिन जब पूरा साल हो जाएगा तो अगले साल के लिए 3100 रुपीज पर मंथ फॉर 1 ईयर। फिर वो जब पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा फिर 3200 रुपीज पर मंथ फॉर 1 ईयर। इस तरह के इंक्रीमेंट आना है। लेकिन आप ये देखो कि ये जो इंक्रीमेंट है ये ऐसा नहीं है जैसे कांस्टेंट अमाउंट के साथ है, 3000 से 3100, 3100 से 3200, 3200 से, तो ये तो कंफर्म हो गया है कि भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ऑल राइट, लेकिन इसकी कैलकुलेशन ना थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि 12 महीने तक सेम अमाउंट रहेगी, हर महीने थोड़ी ना बदल रही है, सैलरी तो मैं हर महीने लूंगा। अब क्या बात करता है, कहता है द टोटल अमाउंट विच ही रिसीव्ड इन years and the monthly salary in the last year are। अब वो कहता है अगर 25 साल तक आपको ऐसी इसी सिस्टम के मुताबिक सिस्टमैटिक वे में सैलरी मिलती रहे तो आपके पास टोटल अमाउंट कितनी इकट्ठी हो जाएगी, और उस लास्ट ईयर में आपकी सैलरी क्या होगी, मतलब लास्ट टर्म क्या होगी आप लोगों के पास, 25th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन आपके पास क्या बने। अब आप लोगों ने पता है क्या करना है, आपने इस प्रोग्रेशन को लिखना है इस तरह, 3000, 3100, 3200 एंड सो ऑन। अब फर्स्ट टर्म क्या है, 3000, डी की वैल्यू क्या है 100,
n की वैल्यू क्या है 25। अब सबसे पहले हम लोगों ने nth टर्म को देखना है कि nth टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन हमारे पास क्या होगी, पूछा है ना हमसे उसने, तो लास्ट टर्म बता देते हैं। लास्ट टर्म हमारे पास कैसे आएगी, ये देखें 25 लास्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन nth टर्म इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 3000 प्लस n-1 24 into 100 is equal to 5400। तो 25th ईयर में जो मुझे सैलरी मिल रही होगी ना वो 5400 रुपीज पर मंथ होगी। क्या आपको मेरी ये बात समझ आई? अच्छा, अब अगर गौर करें, ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने 540 लिखी हुई है। आंसर ये भी नहीं हो सकता। हाँ जी, बी और सी ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि मेरे पास 25th टर्म कौन सी आ रही है 5400, तो 5400 यहां पे मौजूद है, तो ए और डी में से कोई सा एक आंसर हो सकता है। अब हमने देखना है सम, जिसके सम की वैल्यू ठीक होगी वो मेरे पास करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो 25 टर्म्स का सम क्या बनेगा, आपने इसी प्रोग्रेशन के मुताबिक 25/2 इंटू फर्स्ट टर्म, तो मैं लास्ट टर्म फाइंड कर नहीं चुका, तो वही लास्ट टर्म यहां पे लिख लो, a प्लस एल वाला फार्मूला n/2 इंटू a प्लस एल। जरा कैलकुलेट करो आपके पास ये आंसर क्या आ रहा है 25/2 इंटू 3000 प्लस 5400। द आंसर इज 105,000। अच्छा, अभी यहाँ पे देखिए ना 105,000 आपको कहीं नहीं नजर आया। इवन कि आपको 105,000 नजर आ भी जाता तो जी चांसेस थे कि आप उसको टिक कर जाते, हालांकि आपकी टोटल सैलरी ये नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये देखो, आपको नहीं लग रहा जैसे मैंने 25 साल तक हर साल के पहले पहले मंथ की सैलरी उठाई है, तो क्या वो सैलरी मुझे 12 मरतबा नहीं मिलनी, और हर साल के पहले पहले मंथ की सैलरी को मैंने ऐड किया हुआ है ना ऐसा? तो अब मैंने क्या करना है, सेम सैलरी मुझे 12 टाइम्स मिलनी है, तो मैं इस आंसर को मल्टीप्लाइड बाय 12, तो आंसर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा 60,000, 1260,000 एंड वाली 3 जीरो को 1000 पर लिया करो। क्लियर? तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।